तो बच्चों अपना अगला टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं तो ट्रेन आ रही है, मान लो कोई छोटा सा स्टेशन है जहां पर आप खड़े हैं और राजधानी एक्सप्रेस आ रही है तो वहां रुकेगी नहीं, है ना। तो क्या होती है, ट्रेन आती है तो बहुत तेज हॉर्न लगाती है और फिर जाती है। तो आप देखिए जब आ रही होती है और हॉर्न लगाती है तो वो हॉर्न की फ्रीक्वेंसी आपको कुछ ज्यादा महसूस होती है और जब जा रही होती है तो फ्रीक्वेंसी कम महसूस होती है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई सोर्स ऑफ साउंड हमारे नजदीक आता है तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी हायर फील होती है और जब दूर जा रहा होता है तो लोअर फील होती है। तो ये फीलिंग है एक्चुअल में, इसे कहते हैं एपरेंट चेंज। तो एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज ऑब्जर्व्ड व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, राइट। तो देखिए डॉपलर इफेक्ट की बात करें हम। डॉपलर इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल जरूर आता है इसमें से। डॉपलर इफेक्ट, देखिए क्या है डॉपलर इफेक्ट, वो मैं बता रहा हूं। when there is a relative motion, when there is a relative motion between source of sound and observer, then apparent change in frequency, apparent change in frequency then apparent change in frequency is found. This is called Doppler effect. है ना। तो देखिए कुल मिलाकर के when there is a relative motion between source of sound and observer, then apparent change in frequency is found. This is called Doppler effect. तो due to the relative motion between source and observer, source of sound and observer, the apparent change in frequency, not actually, ऐसा नहीं कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, apparent change in frequency observed is as below. तो देखिए क्या है कंसेप्ट, ये है कि अगर डिस्टेंस बढ़ रही है, if distance increases, then apparent frequency decreases, है ना। distance increases then nu dash is less than nu, है। number 2, if distance decreases, then nu dash is greater than nu, ये होता है। यानी कि जैसे ये सोर्स है, ये यहां पर सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, इन दोनों में रिलेटिव मोशन हो रही है। अगर इनकी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है ना, डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, और अगर S और O की डिस्टेंस डिक्रीज होगी, ऑब्जर्वर एंड इसकी, है ना, तो डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होगी।
ये होगा, ये होगा। अब देखिए अगर हम न्यू को कहें कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एंड न्यू डैश इज अपरेंट फ्रीक्वेंसी, है ना, तो क्या रिलेशनशिप होता है इसके बीच में? तो देखिए इफ न्यू इज रियल फ्रीक्वेंसी, इफ न्यू इज रियल फ्रीक्वेंसी, है ना, न्यू डैश इज अपरेंट फ्रीक्वेंसी, apparent frequency, है ना, and new is real frequency, new dash is apparent frequency. V is what? Velocity of sound. And VO is velocity of observer. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, जो सुनने वाला है, ऑब्जर्वर, राइट। VS इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स। देखिए वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड अलग अलग होती है साहब। वेलोसिटी ऑफ सोर्स यानी कि ट्रेन का इंजन या जो भी सीटी बजा रहा है, जो भी हॉर्न बजा रहा है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स है। वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड 330-332 मीटर पर सेकंड होती है, एयर के अंदर वो होती है, राइट। ये सब चीजें हैं। अब देखिए मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में फॉर्मूला लिखता हूं, अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे आया वो आपको मैं जूम सेशन में समझाऊंगा। न्यू डैश इक्वल टू न्यू, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, V प्लस माइनस VO एंड V प्लस माइनस VS, ये आपका फॉर्मूला है, करेक्ट। ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रियल फ्रीक्वेंसी, V माइनस V नॉट एंड V प्लस माइनस VS। प्लस लगेगा या माइनस लगेगा ये अभी डिपेंड करेगा सिचुएशंस पर। सवाल ये उठता है कि ये फॉर्मूला सर आपने कहां से लिख दिया, कैसे आ गया? ये आपको मैं जूम सेशन में समझाऊंगा, मतलब अभी हम इसको नहीं समझाना चाहते, अभी हम इसके यूज लेना चाहते हैं, जूम सेशन में समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन लैम्डा डैश का जो फॉर्मूला है, लैम्डा डैश अगर मान लो मैं कहता हूं अपरेंट वेवलेंथ, लैम्डा डैश इज अपरेंट वेवलेंथ, तो फिर वो देखिए क्या होता है। लैम्डा डैश इज अपरेंट वेवलेंथ, अपरेंट वेवलेंथ इसका फार्मूला होता है लैम्डा डैश का, ये होता है लैम्डा इनटू V प्लस माइनस VS अपॉन V ओनली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए लैम्डा डैश में लैम्डा V प्लस माइनस VS होता है, VO नहीं होता। मींस लैम्डा डैश वेवलेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन मोशन ऑफ ऑब्जर्वर, इट डिपेंड्स अपॉन मोशन ऑफ सोर्स ओनली, है ना। तो वेवलेंथ लैम्डा डैश है ना, दैट इज अपरेंट वेवलेंथ, है ना, डिपेंड्स ओनली अपॉन सोर्स ऑफ मोशन ऑफ सोर्स, डिपेंड्स ओनली अपॉन मोशन ऑफ सोर्स, मोशन ऑफ सोर्स, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मोशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो वेवलेंथ में कोई भी चेंज मोशन ऑफ ऑब्जर्वर के कारण नहीं आता, मोशन ऑफ सोर्स के कारण आता है, राइट। तो देखिए अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, दोनों फॉर्मूलों का यूज करेंगे वन बाय वन। मैं सिचुएशंस बनाऊंगा, अलग अलग तरह की सिचुएशंस बनाऊंगा और एक ऐसी सिचुएशन बना दूंगा मैं सारी मिला करके कि सब कुछ हो जाएगा। तो देखिए मैं सबसे पहले एक सिचुएशन बना रहा हूं यहाँ पे कि मैं यहां बनाऊंगा S एंड O और फिर जो है उसके अलग अलग केसेस बनाऊंगा। आप ये टेबल बना लीजिए, इस टेबल से बाहर आपका डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए सबसे पहले मैं यहां पर एक सोर्स बना रहा हूं, यहां पर एक ऑब्जर्वर बना रहा हूं, राइट। ये मैंने सोर्स एंड ऑब्जर्वर बना दिया। अब इनको चलाऊंगा मैं अलग अलग ढंग से, अलग अलग स्टाइल से। तो चलाएंगे तो फिर देखेंगे डिस्टेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो सब चीजें, है ना। यहां पर मैं बताऊंगा आपको कि डिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, डिस्टेंस का क्या हो रहा है। फिर यहां पर मैं बताऊंगा न्यू डैश एंड न्यू में रिलेशनशिप, न्यू डैश एंड न्यू में रिलेशनशिप, न्यू डैश एंड न्यू में रिलेशनशिप। तीन तरह से बताऊंगा मैं, या तो मैं ग्रेटर देन बताऊंगा, या मैं स्मॉलर देन बताऊंगा,
या मैं नो चेंज बताऊंगा, है ना, कुछ भी बताएंगे हम, ठीक है। न्यू डैश लेस देन न्यू और ग्रेटर देन न्यू बताऊंगा। इसी तरीके से मैं लैम्डा डैश के बारे में भी बताऊंगा, लैम्डा डैश के बारे में बताएंगे कि क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा या इक्वल टू होगा, क्या होने वाला है लैम्डा डैश, राइट। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिखूंगा हमारा, है ना, न्यू डैश का फॉर्मूला लिखूंगा और लैम्डा डैश का फॉर्मूला लिखूंगा, राइट। न्यू डैश का फॉर्मूला में क्या लिखूंगा, न्यू डैश बराबर लिखूंगा न्यू इक्वल टू v प्लस माइनस वी ओ और v प्लस माइनस वी एस, ये आपका न्यू डैश का फॉर्मूला लिख दिया। लैम्डा डैश का फॉर्मूला लिखूंगा मैं, लैम्डा इक्वल टू, एक मिनट, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा इंटू v प्लस माइनस वी एस अपॉन v केवल, है ना, o पर डिपेंड नहीं करता है लैम्डा, लैम्डा नेवर डिपेंड्स अपॉन o, ठीक है ना। चलिए अब मैं इसकी अलग अलग सिचुएशंस में इस टेबल को कंप्लीट कर रहा हूं। सबसे पहले अगर मान लो आपका s चल रहा है ना, s चल रहा है एंड o इज रेस्ट, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज 0, s इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अब आप बताइए डिस्टेंस घट रही है कि बढ़ रही है, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, मींस दिस ऑब्जर्वर इज प्लेस्ड हियर, इट इज नॉट मूविंग, s is placed here and s is coming closer to the observer. If s is coming closer to the observer, it means distance is decreasing, it means frequency will increase, तो nu dash must be greater than nu, correct। फ्रीक्वेंसी जब जब इंक्रीज होती है तब तब वेवलेंथ घटती है, जब जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तब तब वेवलेंथ कम होती है। तो आप देखिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रिवर्स होते हैं, इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, कि whenever frequency increases wavelength decreases, if frequency decreases wavelength increases, right। तो अब मैं न्यू डैश का फार्मूला लिख रहा हूं यहां के लिए, आप चेक करना एक बार, मैं लिख रहा हूं न्यू डैश इक्वल टू न्यू, हाँ जी। अब थोड़ा ध्यान दो, वीओ 0 है, ये ऊपर वाला वीओ है बेटा, ओहो ये वीओ है, वीओ 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 है ना, तो वीओ जो है वो आपका 0 है, वीएस आपका इधर जा रहा है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग में है। अब आप बताइए, सोचिए थोड़ा सा, मैं ऊपर वाले को तो लिख देता हूं v केवल, क्योंकि vo 0 है, राइट। नीचे वाले को मैं v लिख देता हूं और vs लिख देता हूं। अब मैं यहां पर एक साइन लगाऊंगा, इधर प्लस और माइनस। तो देखिए हमें फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है तो डिनोमिनेटर में माइनस आएगा, डिनोमिनेटर में माइनस आएगा तो इसका मतलब डिनोमिनेटर कम होगा, डिनोमिनेटर कम हुआ तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। आगे देखिए यहां पर लैम्डा का क्या हाल आएगा, क्योंकि हमने आपसे कहा कि अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है, सॉरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है तो लैम्डा डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है तो लैम्डा डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन चाहिए, बिल्कुल न्यूमरेटर में आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, तब आपका ये जो है ना डिक्रीज होगा। ये आपका एक केस हो गया। चलिए अब हम दूसरा केस करते हैं। दूसरा केस देखिए, दूसरे केस में मैं Vs को रेस्ट पे रख देता हूं, Vs को रेस्ट पे रख देता हूं, Vo को चला देता हूं, तो Vo इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। अब देखो आप ये Vo दूर जा रहा है, अगर Vo दूर जा रहा है तो डिस्टेंस इंक्रीज होगी पक्का, डिस्टेंस जब इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, और जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो लैम्डा डैश क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश आपका इंक्रीज हो जाएगा, लैम्डा डैश आपका इंक्रीज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, लैम्डा डैश आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब आप इस न्यू डैश को पता है क्या लिखेंगे, आप न्यू डैश को लिखेंगे न्यू इनटू, बिकॉज आपका Vs तो है ही नहीं, Vo चल रहा है केवल, और Vo दूर जा रहा है, Vo दूर जा रहा है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो न्यूमरेटर को नेगेटिव होना पड़ेगा ना, न्यूमरेटर कम होगा तो डिक्रीज होगी Vo अपॉन V, बिकॉज जो Vs है वो आपका 0 है, हमारा फार्मूला ये है, राइट। चलिए अब लैम्डा डैश, लैम्डा डैश की बात करते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर चल ही नहीं रहा, सॉरी सोर्स चल ही नहीं रहा, जब सोर्स नहीं चल रहा तो लैम्डा डैश चेंज नहीं होगा, Vs इक्वल टू 0 है तो लैम्डा डैश बराबर लैम्डा आ जाएगा, नो चेंज इन लैम्डा, ये आपका जो है ना इस तरह से चेंज नहीं होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम इसका उल्टा करते हैं,
कैसे? सबसे पहले मैं वीओ को यहां पर रेस्ट पे रखूंगा, वीओ को रेस्ट पे रखूंगा और वीएस को उल्टा चला रहा हूं, इधर चला रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि वीएस इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सोर्स इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। डेंसिटी इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी? निश्चित ही डिक्रीज होगी। अब आप देखो लैम्डा जो है आपकी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो लैम्डा इंक्रीज होगी, ये पक्का मान लीजिए। एक मिनट, यहाँ पे एक पढ़ना हो गया ना हमने, जो ये वाला किया ना, इसके अंदर लैम्डा डैश इक्वल टू है तो आपको यहाँ इक्वल टू लिखना पड़ेगा, ये गलत हो गया, लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा आएगा यहाँ पे। यहाँ देखो आप, आपका लैम्डा डैश बढ़ेगा तो देखिए आपके न्यू डैश को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, न्यू इक्वल टू, यानी आपको फॉर्मूले में केवल ये चीज याद रखनी है कि ऊपर ऑब्जर्वर का कंपोनेंट है, नीचे उसका कंपोनेंट है, सोर्स का कंपोनेंट है। अब आप देखिए न्यू डैश, आपका न्यू डैश कब होना है और सोर्स इज रनिंग, सोर्स इज रनिंग, इट मींस हम लिखेंगे v अपॉन v प्लस वी एस। डिनोमिनेटर में जब पॉजिटिव आता है तो आपका वैल्यू जो है डिक्रीज होता है, और ये लैम्डा डैश जो है इसको मैं लिखूंगा लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा इंटू v प्लस वी एस आएगा। बिल्कुल ये आपका आगे। अब हम आगे की बात करते हैं। देखो if Vs is not moving, Vs is not moving, but observer is coming closer, observer पास में आ रहा है आपकी बात में ऑब्जर्वर पास में आ रहा है, तो देखिए क्या होगा, ऑब्जर्वर जब पास में आ रहा है तो ऑब्जर्वर पास में आ रहा है तो आपकी डिस्टेंस डिक्रीज होगी, डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज होगी। हाँ बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, डिस्टेंस डिक्रीज होगी। लैम्डा डैश आपका वही रहेगा क्योंकि चल नहीं रहा, सोर्स नहीं चलता है तो लैम्डा डैश वही रहता है। लैम्डा डैश चेंज तब होगा जब सोर्स चलेगा, जब तक सोर्स नहीं चलेगा लैम्डा डैश में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी में हर हालत में चेंज आएगा, है ना। क्यों है ऐसा, ये हम आपको जूम सेशन में समझाएंगे। न्यू डैश इक्वल टू न्यू, अब देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पे, बिकॉज ऑब्जर्वर इज कमिंग क्लोजर सो फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, तो आप न्यूमरेटर में जो है ना पॉजिटिव रखिए, न्यूमरेटर में पॉजिटिव रखिए और ये v राइट। इसी तरीके से यहाँ पर आप लैम्डा इक्वल टू लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा ही लिखेंगे, यहाँ आप चेंज नहीं करेंगे, राइट। ये चीज होगी। अब हम जो है ना और केसेस करेंगे जिसमें अब हम दोनों को चलाएंगे, अभी तक हम एक को ही चला रहे थे, अब हम दोनों को चलाएंगे, राइट। तो दोनों को चलाएंगे तो एक काम करता हूँ मैं, एक फॉर्मूला यहाँ बना देता हूँ और फिर आपको उसी में समझा देता हूँ सारी केसेस। देखो इधर से जैसे मान लो Vs चल रहा है, Vs चल रहा है और Vo भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं साहब, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आप बताओ क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगी कि घटेगी? Vs इधर जा रहा है, Vo इधर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ेगी घटेगी कुछ पता नहीं, तो वी कैन से दैट वी डोंट नो, है ना, हम नहीं जानते कि डिस्टेंस का क्या होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड। इफ vo इज स्लो एंड vs इज फास्ट, डिस्टेंस विल डिक्रीज। इफ vo इज फास्ट एंड vs इज स्लो, डिस्टेंस विल इंक्रीज। मतलब हम कुछ नहीं कह सकते डिस्टेंस के बारे में, ये डिपेंड करता है उनकी स्पीड पर। तो देखिए हम यहाँ पर कुछ भी जवाब नहीं देंगे, है ना, हम कह देंगे नॉट क्लियर, नॉट क्लियर कि क्या होगा, ये क्लियर उससे होगा कि आपकी क्या क्या स्पीड्स हैं, उससे पता लगेगा, नॉट क्लियर। यहां हम इसको भी लिखेंगे नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। यहां हम लिखेंगे, फिर इसको भी लिखेंगे नॉट क्लियर। नहीं, इसको तो है ना हम लिख सकते हैं नॉट क्लियर, कैसे, क्योंकि एस पास में आ रहा है, एस इज कमिंग क्लोजर। ध्यान दीजिए ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता, ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता, एस पर डिपेंड करता है, तो एस इज कमिंग क्लोजर, तो आप इसको लिख दीजिए देखिए एस इज कमिंग क्लोजर, तो जैसे ही एस पास में आ रहा है, पास में आ रहा है, इसका मतलब इसकी लैम्डा घटे, तो लैम्डा डैश इज लेस देन लैम्डा, ये क्लियर है, बिल्कुल लैम्डा डैश इज लेस देन लैम्डा, एकदम क्लियर है।
अब मैं बात करूंगा फॉर्मूले की। फॉर्मूला मैं एकदम दोनों के लिखूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूला लिखने में। अब आप कहेंगे सर फॉर्मूला लिखने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वहां पर करेंगे नॉट क्लियर। देखिए मैं बताता हूँ फॉर्मूले में क्या गेम है। दिस ओ इज गोइंग अवे फ्रॉम दी, मैं कहूंगा यहां पर ऑब्जर्वर इज गोइंग अवे फ्रॉम दी सोर्स बट सोर्स इज ट्राइंग टू कम क्लोजर। ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, सोर्स इधर आ रहा है। बताइए कौन पास में आने की ट्राई कर रहा है? सोर्स इज ट्राइंग टू कम क्लोजर एंड ऑब्जर्वर इज ट्राइंग टू मूव अवे। तो ऑब्जर्वर की टेंडेंसी है दूर भाग जाने की, लेकिन ऑब्जर्वर की इसकी सोर्स की टेंडेंसी पास में आने की। ये बिल्कुल इसी तरह की है कि जैसे कोई रेलगाड़ी इधर दौड़े जा रही है और आगे जो है आदमी दौड़े जा रहा है। हाँ, तो रेलगाड़ी तो तेज चल रही है, आदमी चल रहा है, तो ये इस तरह का केस है। कुल मिलाकर के ऑब्जर्वर ये चाहता है कि मैं दूर भागूं और सोर्स चाहता है मैं पास आऊं। तो कोई चीज दूर जाना चाहती है, तो जो चीज दूर जाना चाहती है वो फ्रीक्वेंसी को गिराना चाहेगी, और जो चीज पास आना चाहती है वो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना चाहेगी। तो बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वर एंड बिकॉज ऑफ सोर्स किस तरह का साइन आना चाहिए वो मैं बताऊंगा। देखिए साइन मैं समझा रहा हूं। ऑब्जर्वर इज ट्राइंग टू मूव अवे, ऑब्जर्वर इज ट्राइंग टू मूव अवे। बहुत तेज जाना चाहता है ऑब्जर्वर, बहुत तेज जाना चाहता है, तो क्या होगा? मूव अवे है तो इसके कारण फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, इसलिए माइनस लगा दिया। एस इज ट्राइंग टू कम क्लोजर, एस इज ट्राइंग टू कम क्लोजर, तो क्या होगा ये? फिर ये यहां पर जो है एस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहेगा तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव आएगा। इस तरह के आपके साइन आएंगे। लैम्डा डैश का क्या हाल होगा? लैम्डा डैश का हाल होगा लैम्डा इंटू v माइनस वी एस अपॉन वी माइनस वी एस अपॉन। अब देखिए अगर यही चीज जो एरो है ये उल्टे होते दोनों एरो, अगर मैं इसको अलग कलर की इंक से बना रहा हूं, रेड कलर से, ठीक है ना? अगर ये एरो उल्टे होते तो क्या होता? एरो उल्टे होते तो ऐसा होता, ऐसे और ऐसे होते तो देखो क्या होता। अगर ये एरो उल्टे हो जाते हैं, है ना, तो यहां पर मैं नॉट क्लियरली लिखता। यहां पर अब मैं, क्योंकि एस इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो मैं पता है यहां पे क्या लिख देता? यहां पे लिख देता लैम्डा डैश ग्रेटर देन लैम्डा, लैम्डा डैश ग्रेटर देन लैम्डा, क्योंकि सोर्स इज मूविंग अवे, सोर्स इज ट्राइंग टू मूव अवे। अब देखो यहां पे न्यू डैश की जगह क्या आता? न्यू डैश की जगह मैं बताऊं आपको क्या आता है ना। देखिए न्यू डैश इक्वल टू आता न्यू, अब देखो v और vo के बीच का साइन और v और vs के बीच का साइन डिसाइड करेंगे अभी अपन। बिकॉज दिस s इज मूविंग अवे, s इज मूविंग अवे, s दूर जाना चाह रहा है, सोर्स दूर जाना चाह रहा है और आदमी उसको पकड़ना चाह रहा है। जैसे कि बस भाग गई, अब बस भाग गई तो आदमी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है पकड़ने के लिए, दैट इज, है ना। तो न्यू डैश इक्वल टू न्यू। अब इस पे देखिए ऑब्जर्वर जो है पास जाने की ट्राई कर रहा है, इसका मतलब ऑब्जर्वर इज ट्राइंग टू गेट क्लोजर, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। ऑब्जर्वर के पहले आप प्लस का साइन लगा देंगे और ऑब्जर्वर के बाद का ये जो सोर्स है उसके पहले भी आप प्लस का साइन लगा देंगे, क्योंकि वो डिक्रीज करना चाह रहा है, वो डिक्रीज करना चाह रहा है। लैम्डा डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे? लैम्डा डैश आपका हो जाएगा लैम्डा इंटू वी प्लस वी एस अपॉन वी। मेरे को लगता है ये बात आपको समझ में आ गई सर। तो देखिए मैं फिर आपको एक बार जो है ना क्लियर कर दूं, ये सोर्स एंड ऑब्जर्वर लिया है, यहाँ डिस्टेंस ली है, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिया है, यहाँ लैम्डा लिया है, ये फॉर्मूला लिखा है। बेसिक फॉर्मूला जो है ना वो यहाँ पर ऑब्जर्वर का वो है और यहाँ पर सोर्स का है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, करेक्ट। अब देखिए इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, केसेस की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड केस बन सकते हैं, है ना। तो देखो मैं आपको थोड़े से और चीजें बता देता हूँ कि जैसे अगर मान लो यहां पर जो है सोर्स ऑब्जर्वर और डिस्टेंस, मैं थोड़ा सा दोनों को एक बार अलग अलग चला के बता देता हूँ। डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा, है ना, और फिर फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा कुछ और भी मैं इसको एनलार्ज कर दे रहा हूँ टेबल को, पिछली वाली को। आप लोग देखो कोई खास दमदार बात नहीं, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ये डिस्टेंस है, ये फ्रीक्वेंसी का फैसला है कि फ्रीक्वेंसी का क्या हाल होगा, है ना, ग्रेटर होगा कि लेस होगा, और ये आपका लैम्डा डैश है कि लैम्डा डैश का क्या हाल होगा,
है ना, ग्रेटर होगा, लेस होगा या इक्वल होगा, ऐसा होगा। और ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से दिमाग लगा लेना फॉर्मूले पर। तो ये आएगा v नॉट और vs। यहाँ बीच में आपको साइन अपने हिसाब से सेट करना है, जैसा भी केस हो, जैसी भी सिचुएशन हो। लैम्डा डैश वाला जो मामला है, इसके अंदर क्या होता है लैम्डा डैश में, ये होता है लैम्डा v एंड vs और v, ये होता है प्लस माइनस, ये आपका लैम्डा डैश है, राइट। अब आपका जो s एंड o है ना, इसके बारे में मैं जरा बातें कर लूं कि क्या है ये। अगर मान लो ये दोनों ऐसे आ रहे हैं, बोथ आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, जोरदार पास में आ रहे हैं, ऑब्जर्वर भी पास आ रहा है, सोर्स भी पास आ रहा है, दोनों ही आ रहे हैं पास में, तो निश्चित तो है, निश्चित क्या जोरदार निश्चित है कि डिस्टेंस जोरदार घटेगी। डिस्टेंस घटेगी नहीं, डिस्टेंस नहीं कम होगी, डिस्टेंस ज्यादा जोरदार कम होगी। तो डिस्टेंस को घटाना नहीं है, जोरदार घटाना है। हाँ, फ्रीक्वेंसी आपकी जोरदार बढ़ेगी, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है। वेवलेंथ का केस क्या होगा सर? बिकॉज दे आर कमिंग क्लोजर, सो वेवलेंथ विल डिक्रीज। अब देखो न्यू डैश के बारे में बात कर रहा हूँ, न्यू डैश इक्वल टू न्यू, है ना। मैंने v लिख दिया और vo लिख दिया और v लिख दिया और vs लिख दिया। अब हम जरा फैसला करेंगे कि क्या हाल होगा। ऑब्जर्वर के कारण फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्जर्वर इज ट्राइंग टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, सो न्यूमरेटर में हम प्लस लिखेंगे। सोर्स इज आल्सो कमिंग क्लोजर, इट मींस सोर्स इज ट्राइंग टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, तो हम यहां माइनस लिखेंगे, ऐसा आएगा। लैम्डा डैश क्या है कि लैम्डा डैश कम हो रहा है, तो न्यूमरेटर में नेगेटिव क्वांटिटी है ना, v माइनस vs अपॉन v आएगा, राइट। ये आपका केस हो गया। अब देखिए एक और केस, देखो मान लीजिए आपका जो है ना s इधर जा रहा है और o इधर जा रहा है, मतलब s एंड o बोथ आर रिसीविंग अवे, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो डिस्टेंस तो जोरदार बढ़नी है, तभी फ्रीक्वेंसी जोरदार कम होनी है। डबल एरो लगा रहा हूं, वेवलेंथ आपकी बढ़ेगी। आपका जो न्यू डैश होने वाला है वो क्लियरली हो ही जाएगा आपका, देखना क्या, v और vo, v एंड vs, लैम्डा का भी। अब इसका पहले हम बता दें कि क्या होने वाला है, v का और vo का क्या क्या साइन आएंगे, तो वो मैं बता रहा हूं। बिकॉज o इज गोइंग अवे, o इज ट्राइंग टू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी। डिक्रीज करना है तो बेटा यहाँ माइनस साइन लगेगा, और यहाँ डिक्रीज करना है इसलिए प्लस साइन लगेगा। कमजोर करना है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होनी है तो डिनोमिनेटर में प्लस साइन, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होनी है तो न्यूमरेटर में माइनस साइन। लैम्डा डैश जो है आपका वो है लैम्डा v प्लस vs एंड ये, तो ये चीज आ गई। अब आप आगे बढ़िए तो देखो क्या होने वाला है। चलिए बस काफी है, ये केस होंगे और क्या होंगे, है ना, और कोई केसेस नहीं होने वाले हैं। हाँ, मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बता दूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप नोट करिए। इफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, if air or medium, if air or medium is flowing, है ना, if air or medium is blowing, अब medium कुछ भी हो सकता है, medium is blowing, flowing और blowing एक ही बात है ना। जनरली एयर होती है, जैसे मान लो हम चल रहे हैं, एक सोर्स ऑफ साउंड, एक ऑब्जर्वर है, बीच में हवा दौड़ रही है, तो वो अलग तरह का गेम होगा। हवा जब चलती है तो अपना काम करती है। देखिए, तो अब मैं यहाँ पे दो तरह के केस बता रहा हूँ, नंबर 1 एंड नंबर 2। जैसे मान लो यहाँ पर सोर्स है और यहाँ पर ऑब्जर्वर है, इफ एयर इज ब्लोइंग सोर्स टू ऑब्जर्वर इन द, देखिए बात मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ साउंड जाती है, साउंड नेवर गोज फ्रॉम ऑब्जर्वर टू सोर्स, साउंड मूव्स फ्रॉम source to observer, this is sound, this is sound, है ना। हाँ, if air is blowing,
then velocity of sound is equal to v plus v air। हाँ जी, ऐड हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है ना वो इसको सपोर्ट करेगी साउंड को एयर, तो ये ऐड हो जाएगी, राइट। अच्छा, अब देखो अगर ये एस है और ये ओ है, और अगर मान लो एयर ऐसे चल रही है तो कि साउंड तो इधर ही जाएगी, ये साउंड का तो फिक्स है साहब, साउंड तो सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ ही जाती है। तो मैं कह रहा हूं सेकंड केस, इफ एयर is blowing, if air is blowing from so O to S, blowing O to S, then effective velocity of sound, effective velocity of sound वो कितनी हो जाएगी, v माइनस वी एयर हो जाएगी। तो देखिए आपका जो है ना वो जो इसका वो आने वाला है जो इक्वेशन टर्न अप होगी, इक्वेशन कैसे टर्न अप हो जाएगी, देखिए हमारी इक्वेशन थी फंडामेंटली न्यू डैश इक्वल टू न्यू, यहां पर हमने लिखा था vo और यहां लिखा था vs, राइट, ये तो हमने लिख दिया था। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड थी, तो दो केस बनेंगे, है ना। पहले केस में मैं लिखूंगा v प्लस वी ए, और यहां लिखूंगा v प्लस वी ए, और यहां तो अपना प्लस माइनस h पर दी जो सीन था ना वैसे आएगा, मतलब बस वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज हो जाएगी, है ना। हाँ, तो देखिए इफ air blows H2O, करेक्ट। अच्छा, लैम्डा डैश क्या है, लैम्डा डैश आपका बस वो ही हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, वो आप समझ जाएंगे, वो कोई खास बात नहीं है ना। हाँ, आपका न्यू डैश जो है ना, इसको मैं उस दूसरे वाले केस के लिए लिखता हूँ, और उल्टा होगा, वैसे आप समझ गए कि अगर एयर जो है ना वो ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ आएगी एयर, तो फिर ये इस तरह से होगा, ये ऑब्जर्वर है, v माइनस वी ए होगा, if air blows what O2S, उल्टा हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी क्या है, एक क्वेश्चन आया था, उसमें क्या था, सोर्स दे रखा था, ऑब्जर्वर दे रखा था, ठीक है ना, सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों दे रखे थे, दोनों की अपनी मोशन दे रखी थी, कैसे भी चल रहे थे, है ना। अब क्या था, उन्होंने एयर की डायरेक्शन जो है वो ऐसे दे रखी थी, एयर फ्लो। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, आप पास रहिए, आप क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट इधर निकाल देंगे, वी ए कॉस थीटा, बस आपका काम है, वी ए कॉस थीटा। अब आप इसको समझो, वी ए कॉस थीटा क्या होगा, वी ए कॉस थीटा होते ही कि आप इस जगह वी ए कॉस थीटा लिख देंगे, बस खत्म बात, बाकी सब सिस्टम वही रहेगा, चलिए मैं आपको एक केस और कराता हूं, जैसे एक एग्जांपल दो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मान लीजिए कि ये एक रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन पर क्या आती है, क्या चलती है रेलवे लाइन पर, बताना, ट्रेन चलती है, और क्या चलती है। मान लीजिए यहाँ कोई रेलवे फाटक है, फाटक भी तो होता है रेलवे लाइन पर, आजकल थोड़ा सा गवर्नमेंट ने कोशिश कर दिया कि फाटक हटा दो रेलवे लाइन के फाटक। मान लीजिए आप कार लेकर के यहाँ खड़े हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं यहाँ पर, तो यू आर हियर, मान लो ट्रेन यहां से आ रही है, किसी मोमेंट पर ट्रेन यहां है, एंड ट्रेन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस आपकी इस पर्टिकुलर मोमेंट पर है, ये डिस्टेंस है d, और मान लो ये वाली जो डिस्टेंस है
इस डिस्टेंस को ले लेते हैं L, ये D है और ये L है। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पर ये डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ? ये डिस्टेंस आ जाएगी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, करेक्ट। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलूं, अगर इस एंगल को थीटा बोलूं, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ट्रेन जा रही है सारी तरफ, ट्रेन जा रही है। अब ट्रेन जा रही है तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स का कंपोनेंट इधर कितना है ये बताओ, क्योंकि ऑब्जर्वर तो आप यहां पर है, यू आर द ऑब्जर्वर, तो यू आर द ऑब्जर्वर, तो योर कार इज हियर एंड यू आर द ऑब्जर्वर, सो इट विल बी Vs cos थीटा। अब मैं आपको फ्रीक्वेंसी बता देता हूं जो आपको सुनाई देगी। तो न्यू डैश आपको सुनाई देगी, एक्चुअल न्यू है, एक्चुअल न्यू है। और देखो मैं बताता हूं, क्योंकि आप खड़े हैं, यू आर स्टैंडिंग, सो योर इफेक्ट विल बी जीरो, है ना, आपका इफेक्ट होगा ही नहीं। तो न्यू ये आपका तो कोई लेना देना नहीं है, यहां पर इफेक्ट आएगा बिकॉज ट्रेन इज अप्रोचिंग क्लोजर टू यू। एज ट्रेन इज अप्रोचिंग क्लोजर टू यू, सो इट विल बी V प्लस आएगा कि माइनस आएगा? प्लस आएगा साहब। क्यों आएगा प्लस? क्योंकि इंक्रीज होगी फ्रीक्वेंसी, बिकॉज सोर्स इज कमिंग क्लोजर टू यू। दिस इज योर आंसर, करेक्ट। अच्छा, जब ये ट्रेन चलते 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 यहां आ जाएगी तो इस समय आपका डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। हाँ जी, क्योंकि यहां पर जो डायरेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ मोशन है वो इधर है, इसका कंपोनेंट इधर लोगे तो 90 डिग्री आएगा, cos 90 कितना होगा? 0 होगा, इसलिए यहां कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। इफ ट्रेन इज प्रेजेंटली हियर देन योर न्यू डैश विल बी इक्वल टू न्यू, सेम आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी, नो चेंज, है। हाँ जी बिल्कुल। अगर ऐसा है कि जो सोर्स है या ऑब्जर्वर है वो परपेंडिकुलर डॉपलर इफेक्ट नहीं होता है, परपेंडिकुलर डॉपलर इफेक्ट नहीं होता है, राइट। अच्छा, अब अगर ये जो है ना ट्रेन यहां जा रही है और मान लो कि हम वो वाली बात कर रहे हैं कि यहाँ पे L था और यहाँ पे D था और ये था रूट L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हो गया, इस तरह की बात हो गई है, इस तरह की बात हो गई। तो फिर देखिए, फिर आपका जो न्यू डैश आएगा बिल्कुल जैसे अभी आया था ना वैसा ही होगा न्यू डैश, बट देयर विल बी नाउ अ चेंज इन द साइन Vs cos थीटा। ये आपके डॉपलर इफेक्ट का जो टॉपिक है ना ये हो गया। अच्छा, एक होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन वगैरह, वो मैं बता दूं कि जो है ना कैसे होता है। देखो, जैसे मान लो कि यहां पर आप कार लगा के चल रहे हैं, कार CAR, कार में पहिए होते हैं आपकी कार में, हाँ, ये कार चल रही है आपकी, राइट। मान लो यहाँ कोई पहाड़ है ना, हाँ पहाड़ है कोई, अभी पहाड़ है और आपकी कार पहाड़ की तरफ जा रही है, तो होता क्या है जब आपकी कार कोई सीटी बजाती है या हॉर्न बजाती है, तो हॉर्न बजाती है तो ये जो जाकर के पहाड़ से टकराती है और टकरा करके वापस लौटती है, तो ये डॉपलर इफेक्ट 2 बार होता है, इसको कहते हैं डबल डॉपलर इफेक्ट, ट्वाइस डॉपलर इफेक्ट। एक बार तो उस साउंड के लिए डॉपलर इफेक्ट होता है जो पहाड़ की तरफ जा रही है, फिर एक बार उस साउंड के लिए डॉपलर इफेक्ट होता है जो वापस आ रही है, राइट। अब देखिए, आपकी कार में हॉर्न बजाया तो आपकी कार क्या थी? सोर्स थी। पहाड़ पर जो भी था, पत्थर था, मक्खी थी, जानवर था, वो ऑब्जर्वर था, लिसनर था। फिर जब वो वापस लौटी, जब ये सोर्स से ऑब्जर्वर तक गया, तो देखिए सोर्स आपकी कार थी और ऑब्जर्वर कौन था? पहाड़ पर जो भी था या खुद पहाड़ था ऑब्जर्वर। अब क्या हुआ, पहाड़ से जब ये टकरा कर वापस आएगी तो अब पहाड़ सोर्स बन जाएगा और आप ऑब्जर्वर बन जाएंगे। हर बार के लिए अलग अलग डॉपलर इफेक्ट होगा, हर बार के लिए। देखिए मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहला डॉपलर इफेक्ट, इसको मैं न्यू 1 कहूंगा, फर्स्ट केस न्यू 1 इक्वल टू न्यू, हमने कहा था VO एंड VS, ऐसा हमने बोला ना, ये न्यू 1 हुआ, राइट। अब देखो इसको मैं क्या बोलूंगा, साइन लगाऊंगा मैं यहां पर, किसका कैसा साइन लगाऊंगा? ऑब्जर्वर, पहले सोर्स चल रहा है, ऑब्जर्वर नहीं चल रहा, तो मैं कहूंगा कि न्यू इंटू V केवल, ऑब्जर्वर नहीं है जी, ऑब्जर्वर 0 है पहले वाले केस में ऑब्जर्वर 0 है, राइट, बिकॉज पहाड़ जो हिल है वो स्टेशनरी है। और V माइनस VS, V प्लस
माइनस होगा ना। एक मिनट देख रहे क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। सोर्स इज कमिंग क्लोजर, यस, कार पास में आ रही है पहाड़ के, पहाड़ के पास में आ रही है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, पहाड़ के पास आ रही है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, राइट। चलिए सेकंड केस में अब यही साउंड लौटेगी तो पता है ν2 आएगा, ν2 आएगा। अब की बार में जो ν2 है उसमें मैं यहाँ लिखूंगा ν1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जो इसने सुना वही लौटाएगा। हाँ जी, पहाड़ जो आवाज सुनेगा वही आवाज लौटाएगा। उसने ν1 को सुना है तो ν1 को लौटा देगा। हाँ, तो ν1 इक्वल टू आ जाएगा VO एंड VS। चलिए अब देखिए मैं VS को 0 लिख दूंगा बिकॉज अब सोर्स जो है वो पहाड़ है और वो चल नहीं रहा, ऑब्जर्वर चल रहा है। यहां पर मैं फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करूंगा तो मैं यहां पर फ्रीक्वेंसी लिखूंगा प्लस। अब देखिए मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं कि कार को वापस क्या सुनाई देगी, तो कार को जो वापस सुनाई देगी दैट इज ν2, दैट इज ν2। मैं ν2 लिख रहा हूं फाइनल, जो कि कार के पास वापस आएगा, है ना। हाँ, न्यू तो न्यू था इनिशियली, एक मिनट देखिए मैं यहां पहले न्यू लिख देता हूं और फिर मैं ये लिखूंगा। अब मैं पता है क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं V प्लस VC। आप लोग चेक करना, V प्लस VC यानी कार, फिर मैं लिख रहा हूं V माइनस VC। ये देखो ये हो गया, ये आपका आंसर आएगा। तो ये जो है ना रिफ्लेक्शन वाले केस बहुत सारे हैं आपके पास, बहुत सारे। कभी कभी पता है क्या करते हैं वो एक मिरर लगा देते हैं रिफ्लेक्शन की जगह और फिर मिरर को उधर चलाते हैं, फिर मिरर चलने लग जाता है। अब मिरर चलने लग जाता है फिर मिरर भी चलेगा, राइट, समझ गए। मिरर चलेगा उसके अकॉर्डिंग आएगा फिर, है ना। फिर सोर्स भी चल रहा है, इसका मतलब ऑब्जर्वर भी चल रहा है एक बार, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पर एक खिलौना चल रहा है, टॉय चल रहा है, और वहां पर एक मिरर चल रहा है। मिरर का अपना चलने का स्टाइल है, टॉय का अपना चलने का स्टाइल है, दोनों के अलग अलग डॉपलर इफेक्ट होंगे। क्या होगा कि जैसे मान लो यहाँ पर कोई टॉय है, अब टॉय से कोई रे गई, है ना, तो टॉय से कोई रे गई तो क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पर कोई टॉय है, मतलब बच्चों वाला खिलौना है कोई, और यहाँ पर एक मिरर है, मिरर लगा रखा है, राइट, और ये मिरर भी इधर उधर चल सकता है, टॉय भी चल सकता है, मिरर भी चल सकता है, दोनों चल सकते हैं। डॉपलर इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करना है, राइट। मिरर है, अब टॉय ने कोई आवाज करी, टॉय ने कोई हॉर्न बजाया, टॉय जो है वो हॉर्न बजाया तो हॉर्न की जो आवाज है वो वहां तक जाएगी, आवाज जा करके उससे टकराकर वापस आएगी। अब देखिए क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली है। हो सकता है पहले ये चल रहा हो, वो कैसे चलेगा, ऐसे चल सकता है। अब ये दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं तो क्या होगा कि ये सोर्स है पहले तो और वो ऑब्जर्वर है, फर्स्ट स्टेप तो ये है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डॉपलर इफेक्ट लगाना पड़ेगा, ν1 इक्वल टू न्यू, है ना, V माइनस। अब देखिए ये जो है ना सोर्स पास में जा रहा है और ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, तो ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो आप लिखेंगे माइनस VO, सोर्स पास में जा रहा है तो आप लिखेंगे माइनस VS, क्योंकि दूर जा रहा है तो वो कम करेगा फ्रीक्वेंसी, ये पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब ये जो मिरर है ना वो इसी फ्रीक्वेंसी को रिवर्ट करेगा, वापस लौटाएगा, जो खुद सुनेगा उसे वापस लौटाएगा, राइट। अब देखो दूसरी बार में क्या होगा, दूसरी बार में ν2 जो वापस लौट करके आएगी टॉय तक, टॉय में कोई बैठा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी वापस लौट के आएगी ना, तो ν2 आएगी, वो ν2 इक्वल टू, अब देखो ν2 इक्वल टू क्या होगा, अब ν2 इक्वल टू आएगा ν1। अब आपकी बेसिक फ्रीक्वेंसी ν1 हो गई, अब न्यू नहीं रही बेसिक फ्रीक्वेंसी, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू थी, लेकिन अब आपका जो मिरर है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ν1 भेजेगा, क्योंकि अब सेकंड डॉपलर इफेक्ट हम वहां से लेंगे, साउंड वहां से है, दैट इज द सोर्स ऑफ साउंड इन द सेकंड केस, और ये ऑब्जर्वर है, राइट। तो आपका ν1 आएगा, जो भी फॉर्मूला आपका बनना है बनाइए आप, है ना। तो वो क्या बन जाएगा, V प्लस VO, बिकॉज VO इज कमिंग क्लोजर, V प्लस VS बिकॉज VS इज कमिंग, एक मिनट यहां देखना पड़ेगा आपको, दोनों पास पास आ रहे हैं ना, बोथ आर कमिंग क्लोजर ना, हाँ, तो यहां पर अब आपको माइनस करना पड़ेगा, है ना, यहाँ माइनस करना पड़ेगा, मतलब जो भी होगा आई डोंट नो, मतलब आप देख लीजिए कुल मिलाकर कैसे करना है, कैसे करना है, राइट।
तो इस तरह से आप कर सकते हो। शायद दोनों ही माइनस है क्या, दूर जा रहे हैं क्या दोनों? ओ आपकी बात में सोर्स वो है ना, आप तो ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ऑब्जर्वर आपकी बात में ये है तो ये माइनस आएगा। दिस इज करेक्ट। मतलब इस तरह से आपको कुछ याद नहीं रखना है डॉक्यूमेंट में, कुछ भी याद नहीं रखना है, अपने आप सारे सवाल सॉल्व होंगे, राइट? ठीक है, तो आज का जो है ना ये डॉक्टर इफेक्ट का अच्छा लेक्चर हो गया। आप पूरा कर लीजिए। वेव मोशन का चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है टेक्निकली, जो हमारा सिलेबस है वहां तक। एक लिसाजुस फिगर एक छोटा सा टॉपिक है, वो मैं आपको कराना चाहता हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं कराना चाहता हूँ, तो वो मैं कराऊंगा।